एवरीवन, मैं रचना आपके लिए लेकर आई हूँ एनसीईआरटी का लेसन नंबर क्लास 6 का लेसन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। मेरी लास्ट वीडियो में आपने विविधता एवं भेदभाव के जो कुछ 4 पॉइंट जो मैंने डिस्कस किए थे, रूढ़िबद्ध धारणा, पूर्वाग्रह या लड़के लड़कियों में भेदभाव, अब उससे आगे मैं पॉइंट्स लेकर आई हूँ असमानता एवं भेदभाव। देखिए, भेदभाव तब होता है जब हम पूर्वाग्रह या रूढ़िबद्ध धारणा को अपने सर पे सवार कर लेते हैं। सर पे सवार करने का मतलब हमने किसी के बारे में धारणा बना ही ली कि ये व्यक्ति ऐसा ही होगा, या इस पर्टिकुलर जाति के लोग ऐसे ही होंगे, या इस पर्टिकुलर रंग के लोग ऐसे ही होंगे, तो वहाँ पर भेदभाव होता ही होता है। असमानता तब ज़्यादा पैदा होने लगती है कि जब हम गरीब अमीर या धर्म के नाम पर सबको ऊपर नीचे करना शुरू कर देते हैं। मैंने धारणा अपने मन में बिठा ली कि मैं हिंदू हूँ तो मेरे साथ और किसी धर्म के लोग नहीं बैठ सकते, मैं उनके साथ खाना नहीं खा सकती, उनके पानी नहीं पी सकती, या फिर अगर मैं जनरल कैटेगरी में आती हूँ या मैं किसी भी कैटेगरी में आती हूँ, मैं किसी और कैटेगरी के यानी कि किसी और जाति के लोगों के साथ बैठकर काम नहीं कर सकती। तो वहाँ पर असमानता या भेदभाव आना संभव है, और मतलब ये आता ही आता है जब अपने मन में धारणा बना लेते हैं। जैसे हमारे घर में कोई काम करने की, जो मैं हमेशा एग्जाम्पल बच्चों को देती हूँ कि हमारे घर में अगर कोई काम करने के लिए बाहर से आता है, जैसे मैं नॉर्मल सा मेड का अगर नाम लूँ कि मेड अगर हमारे घर में खाना खाने वो काम करने के लिए आती है, तो हम उसे खाना खाने के बर्तन अगर अलग कर दें उसके, या उसका चाय पीने का कप या पानी पीने का गिलास अलग कर दें, तो वो अपने मन में क्या सोचेगी, वो भी कुछ सोचेगी और हम भी कुछ गलत उसके बारे में सोचेंगे कि हमने उसको अगर ये सोच लिया कि ये तो घरों में जाकर काम करती है और ये गंदी हो गई है, तो ये हमारे घरों में आकर खाना नहीं खा सकती, या खाना खाएगी तो उसके बर्तन अलग कर दिए जाएंगे। तो ये हमारे मन की जो खराब धारणा है वो भेदभाव उत्पन्न करती है, और इस भेदभाव की वजह से बहुत सारा हमारे जो हमारा जो पूरा इतिहास है वो इसमें गढ़ा हुआ है। जैसे मैं आपको एक और बात बताती हूँ दलित शब्द के बारे में। दलित शब्द जो मैंने यहाँ पे लिखा भी है कि दलित शब्द जो अभी भी बहुत प्रचलित है, और हमारे संविधान में इसके बारे में बहुत बड़ा उल्लेख भी किया है। दलित शब्द किसे कहते हैं? दलित शब्द का मतलब होता है दबा हुआ, कुचला हुआ। और ये वर्ड कब आया, ये शब्द कब आया, तो उसके बारे में आपको ये बताऊंगी कि शब्द तब बना जब हमारे देश में जाति प्रथा बहुत ऊपर तक थी। बहुत ऊपर तक का मतलब कुछ लोग जो हमारे वो काम करते थे जो नॉर्मली लोग नहीं करते, जैसे कि हमारी गंदगी उठाना, हमारा मैला उठाना। मैला में सब समझ रहे हैं कि पहले ड्राई टॉयलेट्स हुआ करते थे। अगर नहीं समझते तो मैं आपको बता देती हूँ कि ड्राई टॉयलेट्स का मतलब होता है कि जैसे अभी आप अपना फ्लश ऑन करके और अपना जो भी आपका फ्लश आउट है वो आपके टॉयलेट से चला जाता है। लेकिन पहले क्या हुआ था, जब टॉयलेट्स नहीं होते थे, फ्लश का ज़माना नहीं था, उस टाइम पे ड्राई टॉयलेट्स बने होते थे सब एक 4 दीवारी में। कुछ आपकी जो मतलब गंदगी हुआ करती थी, जो आप फ्रेश आउट होकर आते थे, वो गंदगी कोई और बाहर से उठाकर लेके जाता था अपने सर पर। वो मैला उठाना होता था, बहुत ही ज़्यादा गंदा काम होता था। और ये हमारी आज़ादी के भी बाद बहुत टाइम तक चलता रहा था। फिर 1974 के आसपास, मैं करेक्ट आपको एक आंकड़ा नहीं बता पाऊँगी अभी, उस टाइम पर इसको गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। उसके बाद रिसेंटली दोबारा इसके पर बात हुई थी, आज से करीबन 8-10 साल पहले फिर दोबारा इस पर बात हुई थी कि कई जगहों पे गैर कानूनी तौर से ये काम करवाया जा रहा था। फिर उसके लिए भी उसको मना कर दिया गया कि ये काम गैर कानूनी है, और जब अगर कोई अपना मैला जबरदस्ती किसी पर को उठाने के लिए मजबूर करता है तो उसको सज़ा मिलेगी और उसको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो ये बहुत बड़ा काम था और बहुत बुरा काम भी माना जाता था। इसके अलावा आपके घरों में काम करने वाली महिलाएं, काम करने वाली जो बाहर से आपकी जो मेड्स हुआ करती हैं, जो जूते पॉलिश करता है, जो बाल काटता है बार्बर, या आपकी कार साफ जो करता है, ये उन लोगों की कैटेगरी होती है कि जिनको अपने घरों में हम जल्दी से आने नहीं देते, या अगर आने भी देते उनको निचला समझते हैं। इन लोगों के साथ हमेशा भेदभाव होती है, असमानता पाई जाती है। तो इन लोगों के लिए वर्ड बनाया गया था दलित, दबा हुआ, कुचला हुआ। ये कुछ वर्ग के खास लोग थे कि जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ एक टाइम पर जब व्यवस्था बनाई गई थी, आप आगे पढ़ेंगे कि वर्ण व्यवस्था कैसे बनाई गई थी। जब वर्ण व्यवस्था बनाई गई तो उसमें जो लोग पूजा पाठ का काम करते थे वो ब्राह्मण बन गए, जो लोग थोड़े ताकतवर थे वो क्षत्रिय बन गए कि देश की रक्षा करेंगे, ये राजा के यहाँ पे काम करेंगे। जो लोग थोड़ा सा हिसाब किताब अच्छा जानते थे, जिनको व्यापार करने की बहुत इच्छा होती थी, वो व्यापार करने चले गए, वैश्य धर्म में चले गए।
वैश्य वर्ग में चले गए। सॉरी धर्म यहाँ पे वर्ड यूज करना गलत होगा, लेकिन लास्ट में जो लोग थोड़े से कमज़ोर थे, दिमागी रूप से कमज़ोर होने का मतलब ये नहीं है कि जो लोग ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, जो समझदार नहीं थे, उस टाइम पे उन लोगों को वो काम दे दिया गया कि आप ये वाला काम करो, इसमें दिमाग का काम कम होगा लेकिन मेहनत ज़्यादा होगी। वो उन्होंने वो काम अपना चूज कर लिया। लेकिन बाद में उन लोगों को क्या करना पड़ा, उन लोगों के बच्चों को भी वही काम करना पड़ा। जैसे कि बाल काटने वाले का बच्चा बाल ही काटेगा, वो और कोई काम नहीं कर सकता। ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा, चाहे उसमें बिल्कुल दिमाग ना हो। क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय बनेगा, चाहे उसे शस्त्र उठाना ना आता हो। तो ये बहुत बड़ी गलत बात थी, लेकिन ये व्यवस्था चलती गई और इसने बहुत बड़ा एक रूप ले लिया जाति व्यवस्था का, जहाँ पर ये बार बार सामना करना पड़ा। मैं एक आपको स्टोरी सुनाती हूँ, बहुत छोटी सी स्टोरी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। आपने नाम सुना ही होगा, हमारे संविधान के निर्माता वही रहे हैं, डॉक्टर भीमराव। उन्होंने ही अपने जीवन में बहुत एक सामना किया था ये व्यवस्था का। वो किस तरीके से था, वो अपने धर्म के यानी कि अपनी जाति के सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने इंग्लैंड में जाकर वकील की पढ़ाई की थी। इससे पहले समझ सकते हैं कि किसी भी निचले तबके के लोगों को पढ़ने नहीं दिया जाता था। पढ़ने दिया भी जाता था तो किस प्रकार, वो भी मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि जहाँ पर लोग अपने जूते चप्पल निकाल के रखते थे, वहाँ पर उन बच्चों को बिठाया जाता था। इसके अलावा जो निचले तबके के लोगों को, उनको पूरे क्लासरूम साफ करना पड़ता था। और भी छोटी छोटी स्टोरीज आएंगी, मैं आपको आगे बताऊंगी कि लोगों से बहुत बुरा व्यवहार होता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ क्या हुआ था, एक बार वो अपने भाई के साथ छुट्टियां मनाने के लिए अपने गांव वापस आए, ट्रेन से वापस आ गए अपने गांव की तरफ। लेकिन उन्होंने देखा कि उनको स्टेशन पे कोई भी लेने नहीं आया है। शायद मैसेज नहीं पहुंचा टाइम पर, क्योंकि उस टाइम पे फ़ोन तो हुआ नहीं करते थे। तो फ़ोन हुआ भी करते तो आपको याद है ट्रंक कॉल, और मतलब बहुत कनेक्टिविटी अलग अलग टाइप की होती थी। ऐसा तो होता था कि झट से फ़ोन उठाया, फ़ोन कर लिया। टेलीग्राम वगैरह का ज़्यादा सहारा लिया जाता था। तो शायद वो नहीं पहुंचे होंगे समय पर, या उनको ट्रेन का टाइम ठीक से नहीं बता रहा होगा। तो उनके घर से कोई भी उनको लेने के लिए नहीं आया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर काफ़ी पैसे से अच्छे थे, मतलब उनको आर्थिक रूप से कमज़ोर नहीं माना जाता था, इसलिए उनके कपड़े भी काफ़ी अच्छे थे। शहर से आए थे तो कपड़े पहनने का सलीका भी अच्छे से आता था। तो जब वो ट्रेन से उतरे, उन्होंने देखा कि उनको लेने के लिए नहीं आया, तो स्टेशन पर वो और उनका भाई वहीं पर खड़े हो गए। वो काफ़ी देर तक वेट करते रहे कि कोई आएगा, पर कोई उनको लेने के लिए नहीं आया। उस टाइम उनके कपड़ों को देखकर, उनके रंग रूप को देखकर, जो कि कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता था उनके इस रूप को देखकर कि ये निचले जाति से बिलोंग करते होंगे, स्टेशन मास्टर उनके पास आए, उनसे बोले बेटा आपको कहाँ जाना है, आपको मैं पहुँचा देता हूँ, या फिर आप अंदर आकर वेट कर लीजिए, क्योंकि आप अभी उम्र में बहुत छोटे हो। उस टाइम पे उनकी उम्र 9 या 11 साल रही होगी। तो स्टेशन मास्टर को जब उन्होंने बताया कि हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, उन्होंने नाम बताया, गांव का नाम बताया, जब जाति बताई, तो स्टेशन मास्टर को ऐसा फील हुआ कि जैसे पता नहीं उन्होंने किससे बात कर ली, बहुत गंदा घिनौना काम कर लिया, और वो बस चले गए अंदर। और उन्होंने उन बच्चों को धूप में ऐसे ही खड़ा रहने दिया। जब बहुत टाइम हो गया खड़े खड़े, उन बच्चों को स्टेशन मास्टर ने भी अंदर आने के लिए नहीं कहा और कहीं बैठने के लिए नहीं कहा गया। और बच्चे उस टाइम पे देखो 9-10 साल का बच्चा कितना बड़ा होता है, उनको ज़्यादा इतना तो समझ नहीं होती है। वो खुद इतना फील कर रहे थे कि क्यों हमारे साथ ऐसा बिहेव किया जा रहा है, कि अभी तो हमारे पास आ रहे थे और एकदम से ऐसे चले गए जैसे उनको हमसे मतलब ही नहीं है। और उसके बाद उन्होंने फिर जो आसपास की जो गाड़ियाँ थी उनसे पूछा कि हमें गांव पहुंचा दीजिए। पर जब सबको पता चला कि ये बच्चे निचली जाति के हैं, तो उन सबने भी मना कर दिया कि हम आपको अपनी गाड़ी में नहीं बिठा सकते, क्योंकि उनको ये पता था कि अगर इन बच्चों को गाड़ी में बिठाया तो फिर कोई भी उच्च जाति का व्यक्ति उनकी गाड़ी में नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? क्योंकि उनकी गाड़ी खराब हो जाएगी, गंदी हो जाएगी। तो ये जो सिस्टम था बहुत खराब था। इस चीज़ से वीर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बहुत हर्ट हुए। उनको लगा कि ये बहुत ही गलत व्यवस्था है। वो दुगना तिगुना किराया देने को तैयार थे, लेकिन कोई उनको गाड़ी लेकर नहीं गई, और अंत में वो किसी तरीके से अपने गांव पहुंच गए। लेकिन ये जो उनकी बचपन का किस्सा था, वो उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ। जब वो थोड़े बड़े हुए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उन्होंने समानता के लिए बहुत संघर्ष किया। ब्रिटिश शासन के दौरान उन्होंने बहुत संघर्ष किया कि समानता तो होनी चाहिए, और उन्होंने सारे लोगों को एकजुट होने को भी मजबूर किया। और हमारी जो स्वतंत्रता संघर्ष था उसमें लोगों को एकजुट होकर, इवन महिलाएं भी, सारी जातियां, सारे धर्म सब इकट्ठे होकर स्वतंत्रता संग्राम में सबने भाग लिया।
लेकिन उनको पता था कि जब देश आज़ाद हो जाएगा ये व्यवस्था वापस आ जाएगी, तो उन्होंने हमारे देश का संविधान निर्माण किया। संविधान के निर्माण में उन्होंने इस बात का खास ख्याल रखा कि वहाँ पर भेदभाव जैसी नाम की चीज़ कोई होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अगर भेदभाव रहा तो हमारा देश बर्बाद हो जाएगा। बर्बाद कैसे होगा, आप खुद ही सोचो। अगर कोई बहुत बड़ा छोड़ो, हमारे देश के अगर राष्ट्रपति अगर उनको बोले कि नहीं जी, सभी धर्म के लोग अपने अपने धर्म के व्यक्ति को बोले कि राष्ट्रपति बनेंगे, तो क्या होता, आप समझ सकते हैं। मैं समझ सकती हूँ बिल्कुल, और आप जानते हो, आप भी समझ सकते हैं कि हमारे देश बिल्कुल पूरी तरह से बर्बाद हो, क्योंकि सब अपने धर्म की बात सोचते, अपनी कास्ट की बात सोचते, कोई भी देश के बारे में नहीं सोचता। तो इसीलिए एक समानता के लिए बात की गई, जिसमें साफ साफ हमारे संविधान में लिखा गया था। आपको पता होगा जो हमारी प्रस्तावना है उसमें भी एक लाइन लिखी गई है कि हमारे देश में किसी के भी साथ, किसी के धर्म के साथ, धर्म के अकॉर्डिंग, किसी के रंग, किसी के रूप, किसी के लिंग के आधार पर या किसी की जाति के आधार पर कोई भी किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं किया जाएगा, और अगर भेदभाव किया गया तो ये कार्य दंडनीय होगा, उनको व्यक्ति को दंड दिया जाएगा। हमारे आर्टिकल 17 में भी छुआछूत, जो मेन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने बात की थी कि छुआछूत के लिए अनुच्छेद में साफ साफ दिया गया है कि किसी के साथ भी किसी भी तरीके का छुआछूत का व्यवहार असहनीय नहीं होगा। इसके बारे में एक और बात की जाएगी कि हमारा जो विविधता है वो बहुत ही ज़्यादा यूनिक वर्ड है। यूनिक वर्ड इन द सेंस सब अपनी आइडेंटिटी को बचा के रखते हैं, लेकिन यहाँ पे जब विविधता के साथ भेदभाव आ जाता है तो इससे हमारा जो विविधता की समझ है वो कहीं गायब हो जाती है और भेदभाव एक रूप ले लेता है। ये भेदभाव हर किसी को कहीं ना कहीं पर देखने को मिला, लड़के लड़कियों को आपस में भेदभाव देखने को मिला। इसके बाद किसी कंपनी में गए तो वहाँ पे भेदभाव देखने को मिला, पढ़ाई लिखाई को लेकर, गरीबी अमीरी को लेकर, इसके अलावा उन लोगों को जाति को लेकर, धर्म को लेकर। तो ये सारे भेदभाव को हमें ख़त्म करना है, और इसलिए बताया गया था हमारे संविधान की चीज़ें। हमारा संविधान इसलिए निर्मित हुआ, संविधान के अंदर जो इतना बड़ा और इतना विशाल, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान है, वो इसीलिए है क्योंकि इसमें हमारी हर चीज़ के बारे में बात की गई है। आई होप कि आपको लेसन अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपकी कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर इसमें लिख दीजिए, ताकि मैं उसको अगले वीडियो में क्लैरिफाई कर सकूँ कि आपको ये पॉइंट समझ में नहीं आया है। इसके साथ ही मैंने आपको एक क्वेश्चन देना चाहूँगी। क्वेश्चन है, संविधान बनाने में कितना समय लगा? तो प्लीज़ आप इसमें लिख के भेजिएगा कमेंट बॉक्स में कि संविधान बनाने में कितना समय लगा। थैंक यू।